नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दादी माँ, आपकी एक आंख नहीं है, आप ऊपर वाले कमरे में जाइए। मेरे दोस्त आएंगे तो क्या कहेंगे। विनय बहुत परेशान था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विनय के बेटे पंकज ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, विनय की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं, पंकज ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो। विनय की पत्नी रीना ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, यह दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, पंकज ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजाती हो, रीना ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी माँ चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विनय बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं, क्योंकि वह एक बड़ी पदवी पर कार्यरत था। सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक ऊंचे घराने में थी। अतः विनय चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुन में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि यह मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। विनय को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। विनय की माँ अच्छी से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसीलिए वह हर बात को चुपचाप सह लेती थी। विनय बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, विनय, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो। मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा, विनय ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वह तुम्हारे मामा जी भी तो रहते हैं, बूढ़ी माँ बोली। तो तुरंत विनय की पत्नी ने कहा, सही तो कह रही हैं, हम सारी व्यवस्था कर आएंगे। रीना की तो जैसे मन की मुराद पूरी हो गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, माँ ने लंबी सांस लेते हुए कहा। विनय जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज में उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके एक अंकल जो दूसरे शहर में रहते थे, वो उनके घर आए तो पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था, क्योंकि विनय के डॉक्टर अंकल आ रहे थे, जो कि एक बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टर अंकल ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर उनका बहुत उत्साह से स्वागत किया। क्यों विनय, भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है, डॉक्टर अंकल ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, रीना ने सपाट उत्तर दिया। डॉक्टर अंकल ने विनय की ओर देखा तो अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर अंकल सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे,
सब लोग दूसरे दिन गांव के घर पर पहुंचे तो देखा कि विनय की माँ को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर अंकल अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर बहुत दुख हुआ। उनकी यह हालत कल्पना से परे थी। वाह बेटा विनय, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर अंकल ने विनय को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं डॉक्टर साहब, विनय का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी, माँ ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। डॉक्टर अंकल ने रीना की ओर व्यंग में देखा। रीना निरुत्तर होकर विनय को देखने लगी। आज तुम जिस पद पर हो वह इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा विनय, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तो तुम्हारी माँ ने अपनी एक आंख तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया था। इतने सालों तक संघर्ष करके एक अच्छी जॉब मिली तुम्हारी माँ की बदौलत, और तुमने एक संघर्षशील औरत की यह दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर अंकल की आंखों से अश्रुधारा बह रहे थे। अब भाभी आप मेरे साथ चलिए, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर साहब ने अपनी भाभी से कहा। डॉक्टर अंकल ने जो राज बताया उसके बाद तो विनय को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता हुआ माँ के चरणों में लिपट गया। मेरा अपराध अक्षम्य है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में रहेंगे और कोई नहीं। विनय ने गुस्से से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। रीना को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी सास से आंख मिलाए। और रीना ने अपने हाथ जोड़ लिए। माँ मुझे माफ कर दो। माँ ने स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और विनय को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। रीना और बच्चों ने माँ के पैर पड़ते हुए अपना व्यवहार पर माफी मांगी और माँ जी ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, आज की हमारी आपको कहानी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।